नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। मैं बार बार कहता रहा हूं कि दिल्ली का हल्ला भारत का हल्ला नहीं होता। टीवी, सोशल मीडिया और अखबारों के बावजूद असली भारत में सोच की धारा अलग से बनती है। यह सोच धर्म, घर, परिवार, सामाजिक परिवेश से अधिक प्रभावित होती है। तभी लाख टके का सवाल है कि मोदी सरकार, विपक्ष और मीडिया की कथनी करनी से हाल फिलहाल जो हल्ला है उससे क्या मैसेज बन रहा है। यह मैसेज दिल्ली के हम पत्रकारों के लिए अलग होगा और दूर दराज की जनता में अलग। इसलिए यह न माने कि मैं जो बूझ रहा हूं वैसा बंगाल, केरल या यूपी के गांव का मतदाता भी बूझेगा। फिर भी दिल्ली की घटनाओं, राष्ट्रीय बहस, नेताओं की बातों से एक हवा बनती है। 2012 में दिल्ली के जंतर मंतर से जो हवा चली थी उसने भारी परिवर्तन कराया। तभी कई लोग मान रहे हैं कि जेएनयू की घटना, कन्हैया का भाषण राजनीतिक आबो हवा का निर्णायक मोड़ है। इस मोड़ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार से जो राजनीतिक संदेश है उसका एक अर्थ है तो राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल या कि विपक्ष की बातों का दूसरा अर्थ है। टीवी चैनल और सोशल मीडिया से मिल रहे संदेश अलग अर्थ लिए हुए हैं। इस सब की समग्र तस्वीर क्या बनती है? जो हो रहा है वह दीर्घकालीन अर्थ लिए हुए है या क्षणिक भावनात्मक बुलबुले हैं? मोदी सरकार क्योंकि सत्तावान है इसलिए उसकी रीति नीति की पहेली अधिक गंभीर है। मोदी सरकार का घटनाओं पर नियंत्रण है या नहीं? उसके हाथ में पहल है या वह घटनाओं के आगे लाचार है? पहल विरोधियों के पास है या वे जबरदस्ती उछल रहे हैं? आज इस सब पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू चाहे कुछ भी कहें, अब विपक्ष और खासकर कांग्रेस के साथ कामकाजी संबंध नहीं बनने वाला है। सरकार के संसदीय प्रबंधक भी मानने लगे हैं कि बजट सत्र भी लगभग पूरी तरह से जाया होने वाला है। तभी भाजपा और सरकार दोनों की ओर से कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को सीधा निशाना बनाया जा रहा है। भाजपा के रणनीतिकारों को लग रहा है कि जेएनयू प्रकरण का लाभ अगर 5 राज्यों के चुनाव में लेना है तो राहुल पर हमला करना होगा। तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राहुल को निशाना बनाकर हमला किया। इशारों में उन्होंने राहुल को कम समझ वाला और हीनता बोध से ग्रसित नेता बताया। जानकारों का कहना है कि इससे सोनिया गांधी बहुत आहत हैं। इसके बाद मथुरा में भारतीय जनता युवा मोर्चा के सम्मेलन में अमित शाह ने राहुल को देशद्रोहियों का हमदर्द बताया। उनके बाद अरुण जेटली ने भी उनको देशद्रोहियों का समर्थक और वैचारिक रूप से दिवालिया बताया। पश्चिम बंगाल, असम और केरल में चुनाव के ध्रुवीकरण के लिए भाजपा जेएनयू मुद्दे का इस्तेमाल करेगी और इसके लिए कांग्रेस व राहुल को निशाना बनाएगी। सो जीएसटी और दूसरे विधेयकों पर सहमति नहीं बनने वाली है। सरकार इसका ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ना चाहती है, इसलिए उसने 1 दर्जन विधेयकों को इस हफ्ते की कार्यसूची में शामिल किया है। इनके पास नहीं होने पर सरकार और भाजपा दोनों कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराएंगे। यह लाख टक्के का सवाल है कि क्या कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतने के लिए प्रियंका गांधी को दांव पर लगा सकती है। कांग्रेस के दर्जनों नेता चाहते हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के दावेदार के तौर पर पेश किया जाए। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी के साथ उत्तर प्रदेश के नेताओं की बैठक में यह मुद्दा उठा था। जानकार सूत्रों का कहना है कि पार्टी के लिए प्रचार की जिम्मेदारी संभाल रहे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी चाहते हैं कि प्रियंका को पेश किया जाए। लखनऊ में कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक में कई नेताओं ने उनसे अनुरोध किया कि वे कांग्रेस आलाकमान को इसके लिए तैयार करें, लेकिन कांग्रेस के जानकार सूत्रों का कहना है कि सोनिया गांधी ये दांव नहीं खेलेंगी। वैसे भी इस बारे में फैसला सोनिया, राहुल और प्रियंका को ही करना है और बताया जा रहा है कि तीनों इस पक्ष में नहीं है। प्रियंका को कांग्रेस का ब्रह्मास्त्र माना जा रहा है और कांग्रेस जैसी पार्टी किसी राज्य के चुनाव में ब्रह्मास्त्र चलाकर उसे बेकार नहीं कर सकती है। अखिलेश यादव या मायावती के ऊपर ब्रह्मास्त्र नहीं चलाया जा सकता है। कांग्रेस इसे नरेंद्र मोदी के लिए बचा कर रखेगी। दूसरे उनका यह भी मानना है कि बिना किसी संगठन के 4 कोणीय संघर्ष में अकेले प्रियंका का नाम जीत की गारंटी नहीं है। और तीसरी बात ये है कि उत्तर प्रदेश की जीत इस बात की गारंटी नहीं है कि पार्टी 2019 में लोकसभा जीत जाएगी। इसलिए प्रियंका अमेठी, रायबरेली और सुल्तानपुर तक ही सीमित रहेंगी।
कांग्रेस और सीपीएम ने अघोषित रूप से तालमेल कर लिया है। हालांकि सीपीआई की राष्ट्रीय सचिव अमरजीत कौर ने इस बात को खारिज किया है कि वाम मोर्चे ने कांग्रेस के साथ तालमेल किया है, लेकिन उन्होंने भी माना है कि पर्दे के पीछे कुछ सीटों पर रणनीतिक तालमेल मुमकिन है। केरल चुनाव में आमने सामने के मुकाबले की वजह से कांग्रेस और लेफ्ट दोनों तालमेल की आधिकारिक घोषणा नहीं कर सकते हैं, लेकिन हैरानी की बात है कि दोनों साथ होने के बावजूद अपने को भाजपा का सबसे बड़ा विरोधी पेश करने के लिए लड़ भी रहे हैं। दोनों को भाजपा के मुकाबले मजबूत विपक्षी पार्टी का स्पेस लेना है, इसलिए दिल्ली में दोनों अपनी अलग राजनीति कर रहे हैं। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने अपना नेतृत्व चमकाने के लिए विपक्षी पार्टियों के साथ बातचीत की है और केंद्र सरकार को निशाना बनाया है। वे चाहते हैं कि भाजपा पर हमले के लिए लेफ्ट के पीछे बाकी पार्टियां गोलबंद हों। दूसरी ओर कांग्रेस भी इसी कोशिश में है। राज्यसभा में कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद और उप नेता आनंद शर्मा दोनों ने सीपीएम के लिए स्पेस नहीं छोड़ी है। लोकसभा में वैसे ही लेफ्ट के सांसदों की संख्या कम है, जिससे कांग्रेस को वहां बढ़त मिली हुई है, लेकिन लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। असल में केरल में मुस्लिम वोटों को अपनी ओर खींचने के लिए कांग्रेस और लेफ्ट में तनातनी चल रही है। बंगाल में दोनों पार्टियों को लग रहा है कि उनके तालमेल से मुस्लिम वोट उनकी तरफ आएगा। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने देश में आतंकवादियों के घुसने की खुफिया सूचना के बाद वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा हालात की समीक्षा की। आज हुई बैठक के बाद मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि एक सामान्य बैठक थी जिसमें गृह मंत्री ने देश के सुरक्षा हालात का जायजा लिया। इस बैठक में गृह सचिव राजीव महर्षि और आईबी के निदेशक दिनेश्वर शर्मा सहित कई अधिकारियों ने हिस्सा लिया। गौरतलब है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल को पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नासिर जंजुआ ने सूचना दी है कि पाकिस्तान से गुजरात के रास्ते लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के 10 आतंकवादी हमले की नियत से भारत में घुसे हैं। इस सूचना के बाद दिल्ली और गुजरात सहित देश के कई हिस्सों में हाई अलर्ट कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि आतंकवादियों का इरादा महाशिवरात्रि के मौके पर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने का था। बहरहाल अब भी माना जा रहा है कि खतरा टला नहीं है, इसलिए संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था बनी रहेगी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर गरीबों के साथ अत्याचार करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने ऊपर होने वाले हमलों की परवाह नहीं है, लेकिन गरीबों पर अत्याचार बंद होना चाहिए। राहुल गांधी ने दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में छत्तीसगढ़ के जनजातियों के एक प्रतिनिधिमंडल से मिलने के बाद संवाददाताओं से कहा कि हर दिन मोदी जी की पार्टी उनके ऊपर व्यक्तिगत हमले करती है, लेकिन उन्हें इसकी परवाह नहीं है। उन्होंने कहा कि वे सरकार को विनती करते हैं कि गरीबों पर अत्याचार नहीं किया जाए। कांग्रेस उपाध्यक्ष से मिलने आए प्रतिनिधिमंडल में बस्तर क्षेत्र के कांग्रेस विधायकों के अलावा कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रभारी BK हरिप्रसाद, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल और विपक्ष के नेता TS सिंहदेव शामिल थे। सांसदों को अब विदेश यात्रा पर जाते समय कुछ बातों का खास ध्यान रखना होगा। उनके लिए जारी नए दिशा निर्देशों के मुताबिक अगर कोई सांसद किसी निजी संस्था या विदेशी संगठन या व्यक्ति की ओर से आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने जाता है तो उसे वहां स्पष्ट करना होगा कि वो संसद की आधिकारिक यात्रा पर नहीं है। इसमें यह भी कहा गया है कि निमंत्रण स्वीकार करने से पहले सदस्यों को उस संगठन या संस्था की विश्वसनीयता के बारे में संतुष्ट हो लेना चाहिए। राज्यसभा के महासचिव शमशेर शेरिफ की ओर से जारी परामर्श में कहा गया है कि सदस्यों को विदेश यात्रा पर जाने से पहले ये सुनिश्चित करना चाहिए कि गृह मंत्रालय से जरूरी मंजूरी हासिल कर ली गई है। इसमें कहा गया है कि सांसदों को ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि विदेश यात्रा पर जाने से पहले उन्हें विदेश मंत्रालय से राजनीतिक मंजूरी मिल गई है। भाजपा की सहयोगी शिवसेना ने कन्हैया कुमार मामले में केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू के एक बयान के आधार पर शिवसेना ने कहा है कि अगर कन्हैया को मुफ्त का प्रचार मिल रहा है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है। शिवसेना ने कहा कि गुजरात में पटेल समुदाय के लिए आरक्षण की मांग के आंदोलन का नेतृत्व करने वाला हार्दिक पटेल देशद्रोह का आरोप लगने के बाद अब भी सलाखों के पीछे है और वही स्थिति कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा की है। शिवसेना ने सवाल पूछा है कि कन्हैया को इतनी आसानी से जमानत कैसे मिल गई? क्या उसे जेल में रखना सरकार के लिए मुसीबत बन गया था और उसे कई सवालों के जवाब देना पड़ता? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में 9 फरवरी को अफजल गुरु के समर्थन में होने वाले कार्यक्रम को लेकर नया खुलासा हुआ है। जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने इस कार्यक्रम को रद्द करने की यूनिवर्सिटी के फैसले का विरोध किया था। यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार भूपेंद्र जुच्छी ने इस मामले की जांच के लिए कुलपति M जगदीश कुमार की ओर से बनाई उच्च स्तरीय जांच कमेटी के सामने बताया है कि 9 फरवरी को 3 बजे अपने कार्यालय में उन्होंने JNSU की एक बैठक बुलाई थी ताकि विकलांग छात्रों के लिए नई बस पर चर्चा हो सके। बैठक के बाद JNSU के संयुक्त सचिव सौरभ शर्मा ने अफजल गुरु की न्यायिक हत्या पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजित होने का पर्चा दिखाया और कहा कि कुछ छात्र 9 फरवरी को शाम 5 बजे साबरमती ढाबा में एक कार्यक्रम आयोजित कर रही हैं। रजिस्ट्रार ने कहा कि विश्वविद्यालय ने जब इजाजत को वापस लेने का फैसला किया तो कन्हैया कुमार ने इसे रद्द करने पर ऐतराज जताया था। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। कईयों का मानना है कि संसद का बजट सत्र जाया हो रहा है। मोदी सरकार को समझ नहीं आ रहा है कि राजनीति किस दिशा में जा रही है। मोदी सरकार के कुप्रबंधों से
विपक्ष को मौका है, पर जो हो रहा है उससे क्या अपने आप नरेंद्र मोदी और उनकी राजनीति को फायदा नहीं है? इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा एक खुलासा। भारत की राजनीति इस समय किसके नियंत्रण में है? कौन ड्राइविंग सीट पर बैठा है? एजेंडा कौन तय कर रहा है और कौन सिर्फ उस पर प्रतिक्रिया दे रहा है? इन सवालों के जवाब अलग अलग पार्टियों के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन तटस्थ नजरिए से देखें तो ऐसा लगता है कि पूरी राजनीति चुनावी नफा नुकसान के आकलन से चल रही है। जो सरकार में बैठे हैं उन्हें भी तात्कालिक चुनावी लाभ की चिंता है, तो जो पूरी तरह से पिटकर विपक्ष में भी हाशिए पर जा गिरे हैं उन्हें तो तात्कालिक लाभ की ही चिंता करनी ही है। इन दोनों के बीच मीडिया की अपनी मौजूदगी है, जिसे ये गुमान है कि वह राजनीति को दिशा दे रही है। हालांकि यह उसका भ्रम है, क्योंकि जब भी उसे लगता है कि राजनीतिक दिशा तय करने में उसकी केंद्रीय भूमिका है, तब वह वास्तव में राजनीतिक दलों के ही एजेंडे का प्रचार कर रहा होता है। बहरहाल मौजूदा मुकाम पर राजनीति की दिशा इस बात से तय हो रही है कि कैसे चुनावी फायदा लिया जाए। लोकसभा चुनाव के बाद लगातार राज्यों के चुनाव हो रहे हैं। हर 6 महीने में कहीं न कहीं चुनाव हो रहे हैं और आगे भी राज्यों के चुनाव चलते रहने वाले हैं। इसलिए सरकार और विपक्ष दोनों को चुनावी राजनीति से इतर कुछ और देखने की फुर्सत नहीं है। तभी सरकार और विपक्ष में स्थायी टकराव बना हुआ है। कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियां इस भरोसे में हैं कि उन्होंने 2 साल के भीतर ही नरेंद्र मोदी की लहर भी खत्म कर दी है और सरकार को बैकफुट पर ला दिया है। हर सरकार मध्यावधि संकट झेलती है, लेकिन मोदी की सरकार पहले दिन से यह संकट झेल रही है। एक तरफ विपक्ष है जो मान रहा है कि उसने सरकार का इकबाल खत्म कर दिया है, तो दूसरी ओर सत्ता पक्ष है जिसको लग रहा है कि लगातार हंगामे, संसद को ठप करने और किसी न किसी मुद्दे पर आंदोलन करने से विपक्ष की ही छवि बिगड़ रही है। इसमें दोनों अपना अपना फायदा देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीति को पीछे किया हुआ है और वे चुपचाप अपनी सरकार के एजेंडे को लागू करने में लगे हैं। उनको भरोसा है कि सरकार जो काम कर रही है उसके नतीजे जल्दी ही दिखने लगेंगे और तब उन्हें लोगों के बीच जाकर जवाब देने में आसानी होगी। जनधन योजना से लेकर मुद्रा बैंक और सब्सिडी सीधे लोगों के बैंक खातों में पहुंचने से लेकर किसानों के लिए शुरू की गई योजना तक, ऐसी दर्जनों योजनाएं प्रधानमंत्री ने शुरू की हैं। पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत कम होने का लाभ आम उपभोक्ता को नहीं मिलने के सवाल पर उनके मंत्री ने संसद में कहा है कि सरकार इसका आधा पैसा सामाजिक कल्याण की योजनाओं पर खर्च करने के लिए जमा कर रही है। दूसरी ओर विपक्ष को लग रहा है कि दादरी कांड से लेकर देशद्रोह तक की घटनाओं से सरकार की छवि बिगड़ी है। जेएनयू और हैदराबाद यूनिवर्सिटी की घटना से सरकार की बदनामी का हल्ला बना है। राहुल गांधी से लेकर सीताराम येचुरी और अरविंद केजरीवाल सब यह मान रहे हैं कि देशभक्ति बनाम देशद्रोह की बहस में सरकार उलझी है। दोनों को इस बहस में अपना फायदा दिख रहा है। चुनाव नतीजों से पता चलेगा कि फायदा किसको हुआ है, लेकिन यह तय है कि जिसको फायदा नहीं होगा वह अगले चुनाव के लिए एजेंडा बदल देगा। अब एक ब्रेक है, उसके बाद शोरगुल से निकलते राजनीतिक संदेशों पर चर्चा करेंगे। राजनीति एक मायने में ज्वार भाटा है। एक समय भारी ज्वार तो दूसरे समय ठहरा व शांत भाटा। मगर मोदी सरकार के साथ सतत लगातार राजनीतिक ज्वार है। हल्ला और शोरगुल स्थायी है, यह गजब बात है। बहुमत वाली मजबूत सरकार शोरगुल में इतनी दबी रहे तो आखिर क्यों? इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी है। नीरजा जी, मोदी सरकार, विपक्ष और मीडिया, इन तीनों से हाल फिलहाल जिस तरह का हल्ला या जो राजनीतिक घटनाएं हुई उसकी समग्र तस्वीर अखिल भारतीय पैमाने पर किस तरह की उभरती हुई नजर आती है? देखिए, बहुत मिक्स्ड है। अगर आप जेएनयू की घटना को ले लीजिए, रोहित वेमुला की मैं नहीं लूंगी फिलहाल, पर जेएनयू की ले लीजिए, और जो मुद्दा उसके द्वारा नरेंद्र मोदी और भाजपा के हाथ में आया है नेशनलिज्म का, जो इनका कार्ड है, जो वो कंफर्टेबल है ये कार्ड को खेलते हुए। रोहित वेमुला के कार्ड को खेलते हुए कंफर्टेबल नहीं थे। दलित बिदक जाएगा, उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। तो अगर आम लोगों से आप बात करिए, पान वाला, दुकानदार, स्कूटर वाला, टैक्सी वाला, ऐसे लोगों से बात करिए तो उनका मानना है ये जो स्लोगन्स हुए जेएनयू में,
एंटी नेशनल, ये अच्छे नहीं थे। अच्छा, वो इस बात में नहीं जा रहे हैं कि वो वीडियोस डॉक्टर थे, वो इस बात में नहीं जा रहे हैं कि बाहर से लोग आए थे, वो इस बात में नहीं जा रहे हैं कि कन्हैया ने नहीं दिए वो स्लोगन्स उनको, मतलब जिन लोगों ने दिए उनको पकड़ा भी नहीं जा रहा, उनको फिक्स भी नहीं किया जा रहा। एक मोटा मोटा टेलीविजन के थ्रू पहला मैसेज जो चला गया वो ये था कि कुछ जेएनयू यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसे स्लोगन्स हुए जो लोगों को पसंद नहीं आए। ये मोटा मैसेज है, बाकी चीजें बारीकियां हैं। जो नौजवान तबका है उनको ये अच्छा नहीं लग रहा, जो जेएनयू में जिस तरह से सरकार ने पुलिस को भेजा, ऑटोनॉमी के सवाल आए, उसमें कुछ लोग इधर हैं, बहुत सारे लोग इधर दूसरी तरफ हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, किस तरह की इमेज, फॉरवर्ड लुकिंग इंडिया, ये जो चीजें हैं। तो मेरा सवाल ये है कि ये कहाँ पैन आउट होगा आगे इलेक्शंस में, क्या मुद्दा बनेगा? क्योंकि नरेंद्र मोदी जो जीत के आए थे 2014 के चुनाव में, उसमें नौजवान तबका एक बहुत चंक था। नहीं, लेकिन इसके साथ में आपने जो ये बात कही उसमें तब ये धारणा निकलती कि मोदी सरकार का जो फोकस था, कई लोगों का कहना, उस फोकस से भटक के नेशनलिज्म और हिंदुत्व उस मुद्दे की तरफ जा रहे हैं, विकास वाला मामला पीछे छूट गया। ये ज्यादा बड़ा संकेत जा रहा है क्या, या ये कि ये नेचुरल बन रहा है? देखिए, नरेंद्र मोदी आए विकास गवर्नेंस के मुद्दे को लेके, और 2015 में वहां से डीरेल हो गया। वो था बीफ को लेके, पोशाक क्या पहनी चाहिए, और मतलब जो एक्सट्रीम मुद्दे थे उस तरह के। पर इसमें लोगों में ये नहीं कि ये एक के बाद एक जो हो रहा है वो विपक्ष और मीडिया ज्यादा क्रिएट कर रहा है, ये धारणा नहीं नजर आई आपको? नहीं, उसमें 2015 तो शुरुआत दिल्ली और एंड बिहार, उससे एक अलग ही मैसेज गया। और जो नरेंद्र मोदी का मुद्दे थे कि लगता था ये शख्स कुछ नई चीज करने वाला है, नया परिवर्तन, लगता था कि मैन ऑफ डेस्टिनी हो सकता है हिंदुस्तान के लिए, वो चीज डीरेल हो गई। अब इकोनॉमी, इतना पेट्रोल के दाम गिर गए 130 से लेके 30 तक, फिर भी इकोनॉमी उस तरह से नहीं, कहते हैं 7.6 है, एक्सपर्ट्स उसको क्वेश्चन करते हैं ग्रोथ रेट को, लेकिन उतना अच्छा नहीं कर रही जहां तक कि बेरोजगारी का सवाल है जो बहुत लोगों को तंग करता है। तो अब क्या वापस भटक के बीजेपी उधर जा रही है, हिंदुत्व, नेशनलिज्म जो नहीं है उनके पीछे पड़ जाओ, सेडिशन को लाना, ये एक हवा जो क्रिएट की जा रही है। कि आपके अनुसार आज की तारीख में पहल किसके हाथ में, इनिशिएटिव किसके हाथ में? सरकार, मोदी सरकार के हाथ में, बीजेपी के हाथ में, या विपक्ष के हाथ में? ज्यादा विपक्ष के जो कर रहा है उसकी घटनाओं में सरकार लाचार हो रही है, या सरकार लाचार कर रही है विपक्ष को? मुझे नहीं, इसी मैंने कहा रोहित वेमुला का एक घटना को ले लीजिए, उसमें सरकार डिफेंसिव पे थी, आज सरकार ऑफेंसिव पे है। आज तो वो अपने हिसाब से घटनाओं को मोड़ने में समर्थ है आज सरकार? भाजपा घटनाओं को मोड़ने में एक बहुत कैलकुलेटेड मूव कर रही है, अग्रेसिव मूव कर रही है। और अभी मैं कुछ मंत्रियों से भी बात कर रही थी, उन्होंने जो गिनाए हमें कि हमने ये किया, इससे इतने करोड़ों लोगों को फायदा हुआ, जनधन है, पेंशन है, मतलब तरह तरह वो तो घटना है, वो बात, लेकिन नहीं, हाँ। उसके पीछे एक बहुत सोची समझी रणनीति थी कि अगर 17 करोड़ लोगों की वोट से हम जीते 2014 में, तो कितने करोड़ लोगों को हमको बेनिफिट करना है, जो आज, जिसके बारे में आज मीडिया ना लिखे। लेकिन एक जो भावुक मुद्दा होता है, ये तो जो बेस होती है, जो भावुक मुद्दा होता है, जिससे भाजपा जीती, मोदी को प्रोजेक्ट किया, पहले हिंदुत्व था, अब नेशनलिज्म की बात हो रही है। इसमें विपक्ष क्या कुछ सोची समझी, विपक्ष का खेल क्या सोची समझी रणनीति में होता हुआ लगता है आपको, या विपक्ष को भी मतलब अवसर मिल रहा है, या क्या विपक्ष के हिसाब से सोचे तो क्या लग रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि लेफ्ट को एक नई जान आई है, जेएनयू लेफ्ट का गढ़ रहा है, और ये कन्हैया कुमार भी सीपीआई के हैं, उनको यूज करने की बात है आगामी चुनावों में, केरल और वेस्ट बंगाल में। लेकिन कांग्रेस, मुझे लगता है, मुद्दा ठीक उठा रही है, लेकिन कांग्रेस को पल्लू पकड़ के लेफ्ट का जाना, क्योंकि कांग्रेस एक मेन लाइन पार्टी होते हुए नेशनलिज्म का मुद्दा कभी हाथ में नहीं देना चाहिए बीजेपी के जी। उसको भी तो वो पूरे तबकों को रिप्रेजेंट करती है ना। तो सेंट्रिस्ट, लेफ्ट ऑफ सेंटर, जैसे बीजेपी राइट ऑफ सेंट्रिस्ट है, नेशनलिस्ट, हर तबके को रिप्रेजेंट करती हुई, ये
कांग्रेस वो स्पेस को कैप्चर नहीं कर पा रही। जी, और इसके बाद अब फिर तीसरा जो पहलू है इस पूरे शोरगुल में, उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या टीवी मीडिया, सोशल मीडिया, वो उससे क्या मैसेज जा रहा है? देखिए, टीवी से तो पहले तो जितना इन्होंने खड़ा कर दिया ये जेएनयू के मामले को लेके के एंटी नेशनल स्लोगन्स जो दिखाई दे, जिससे एक मैसेज चला गया। अब वो है नहीं है वो बाद में पता लगेगा। तो एक ये भी नहीं, आया, लेकिन उसमें वो ये नहीं लग रहा है कि पक्ष विपक्ष में वो भी मीडिया भी एक स्टैंड लेता हुआ लगता नहीं लगता। मीडिया भी डिवाइडेड है। जी निर्जय जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@Twitter और Facebook/नया इंडिया न्यूज़पेपर पर जाहिर करें। अब कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।